अब देख लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? हर पेड़ का एक कैरेक्टर होता है कि वो एक टाइम के बाद पत्तियों को गिराता ही है, झाड़ता है, जिसे लीफ शेडिंग बोलते हैं। अब जो लीफ शेडिंग है, इसे क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक मैटर। क्या है ये? ऑर्गेनिक मैटर, या इसे बोला जाता है लिटर। ये जो लिटर है, ये कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? जब ये छोटे छोटे पीस में टूट जाता है, इसे बोला जाता है डफ। DUFF। और ये जो डफ होता है, ये बाद में बिल्कुल केमिकली फॉर्म में आ जाता है, और जब लास्ट में ये सॉइल से बिल्कुल मिक्स हो जाता है, तब उस कंडीशन को बोला जाता है ह्यूमस। तो जो लीफ लिटर है, इससे डफ में कन्वर्ट होता है, इसके बाद ह्यूमस में होता है। तो हायर टेम्परेचर का एक इफेक्ट ये होता है कि ऐसे एरियाज जहां टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर का मतलब वहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जैसी पत्तियां गिरी, यानी कि स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल एरिया में जैसी ही पत्तियां गिरी, इन्होंने तेजी से उन पत्तियों को डिकम्पोज कर दिया। और डिकम्पोजिशन का रिजल्ट ये होगा कि जो हायर टेम्परेचर वाले एरिया है, वहां पर को ह्यूमस ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू लिटर। यहाँ हम एक टाइप के फॉरेस्ट को किसी दूसरे टाइप के फॉरेस्ट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि अगर हम ट्रॉपिकल एरिया में जाते हैं तो वहां सॉइल में आपको ह्यूमस मिल जाएगी, लेकिन आपको वहां पर लीफ लिटर मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही गिरा उस पर तुरंत एक्टिव ये एजेंसी काम करती है और उसे क्विकली ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं अगर आप कॉनिफर्स फॉरेस्ट में चले जाओ, तो कॉनिफर्स में खासकर उनके साथ ही एक इशू है कि ये जो लीफ लिटर जो है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये वहां पर एक मैकेनिकल बैरियर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि जो लीफ शेडिंग हो रही है, जो सरफेस पर लीफ शेडिंग हो रही है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी और माइक्रोबियल एक्टिविटी इतनी कम होती है कि वहां पर जमा होती रहती है, और कॉनिफर्स में लगभग 1-1 1.5 फीट थिकनेस की ये पूरा लीफ लिटर का एक लेयर बन जाती है। तो अपना पॉइंट क्या है कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां ह्यूमस ज्यादा मिलेगी, और जहां टेम्परेचर कम होगा, वहां ऑर्गेनिक मैटर होगा। और इसके साथ टेम्परेचर के साथ क्या होगा? यहाँ पर आता है फोटोसिंथेसिस, वो भी प्रमोट होगा, ट्रांसपिरेशन जो कर रहा है ये, और वाटर एब्जॉर्प्शन, जैसे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे पॉइंट एट विच फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रेट आर इन इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेट है वो बराबर हो जाए। तो जैसे मैंने ये बोला था, ये ग्राफ था, एक तो रेस्पिरेशन रेट ऐसे बढ़ रहा था, दूसरा फोटोसिंथेसिस रेट ऐसे ऐसे जा करके ऐसा आया था। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की बोल रहा है। इसे अपने क्या बोला था? या तो बोला था थर्मल कंपनसेशन पॉइंट या लाइट कंपनसेशन पॉइंट। तो अपना ये मिल गया लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लाइट क्यों बोला? क्योंकि थर्मल जो है वो लाइट से ही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स लीफ लिटर। लीफ लिटर। तो ऑर्गेनिक मैटर है वो फॉरेस्ट में कहाँ ज्यादा होता है? तो ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है? ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्या ज्यादा होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा? नहीं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा? यहाँ पर तो होगा ह्यूमस। और ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्या ज्यादा होगा? लीफ लिटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑर्गेनिक मैटर की बात की जाएगी तो उसके हिसाब से अपन देख लेंगे इसे। अब आता है टेम्परेचर की बात। अभी तक हमने जो बात की थी वो नॉर्मल टेम्परेचर की थी। अब हम बात करेंगे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर की, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि एक लिमिट से अब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस रेट घट जाएगी, ये अपन ने देख चुके हैं। रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, ये भी देख चुके हैं। एक टाइम के बाद जब इनकी प्रोटीन होती है, मीन्स उसकी जो सेल होती है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोएगुलेशन हो जाता है उसमें। तो प्रोटोप्लाज्मिक कोएगुलेशन भी एक हाई टेम्परेचर का एक इफेक्ट होता है। उसके लिए फिर प्रोटीन वगैरह है, वो अलग बात है, लास्ट में देखेंगे उन्हें। लेकिन यहाँ पर यह है कि प्रोटीन कोएगुलेट भी होती है। इसके साथ साथ एक इशू जो है वो है सन स्काल्ड का, या इसी को सन स्काल्ड को बोलते हैं सन स्क्रॉच, सन स्कॉर्च या सन बर्न।
सन स्काल्ड या सन बर्न। इसमें क्या होता है, जब जैसे अपन कभी गर्मियों में धूप में निकल जाए तो इस जो ज़्यादा रेडिएशन मिल जाता है सरफेस को, तो बर्निंग सी हो जाती है, रेडनेस सी हो जाती है, ऐसे ही प्लांट में होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके लो टेम्परेचर वाले इशू, जिसमें आता है पहला फ्रॉस्ट को देख लेंगे। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, कहीं भी जो टेम्परेचर डाउन होता है एक टाइम के बाद, वो जो एयर में ह्यूमिडिटी है वो किसी ना किसी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी को कोई सरफेस ना मिले जिससे वो अटैच हो सके, तो वहां पर उसे दिक्कत होती है कि वो जुड़ नहीं पाती और टेम्परेचर और नीचे डाउन होता चला जाता है। तो इन दैट केस एयर का टेम्परेचर है वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी नीचे चला जाता है, जबकि सरफेस को जो जुड़ने के लिए चाहिए, मीन्स जो मॉइस्चर जो एयर में है उसे जो सरफेस चाहिए जिस पर वो जुड़ सके, वो सरफेस नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे तक चला जाता है। इन दैट केस जब वहां पर कुछ मिल जाता है तो एकदम वहां पर पाला सा पड़ जाता है, मीन्स फ्रॉस्ट पड़ गए। तो फ्रॉस्ट ये वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस बात का। अब यहाँ पर फ्रॉस्ट पे एक्चुअली हमें केवल इतना लेना देना है कि इसके टाइप कितने हैं। तो बेसिकली जो फ्रॉस्ट है उसके तीन टाइप है, एक होता है रेडिएशन फ्रॉस्ट, दूसरा होता है पूल फ्रॉस्ट और तीसरा होता है एडवेक्शन फ्रॉस्ट। तो इनमें एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला होता है जो रेडिएशन फ्रॉस्ट है, या इसी को बोलते हैं हम ग्राउंड फ्रॉस्ट। सेकंड नाम याद रखो, और तीसरा इसी को बोलते हैं होअर फ्रॉस्ट। ये होता क्या है कि मिडिल एटीट्यूड मीन्स अपना नॉर्थ इंडिया से ऊपर, नॉर्थ इंडिया भी मान लो, जैसे अपना जो अर्थ है ये इक्वेटर है, मिडिल एटीट्यूड मीन्स ये 45 वाला रीजन। तो यूजुअली ये मिडिल एटीट्यूड है उसके हायर रीजन है, ये वो पीरियड है इनका जब समर आती है, जब इनकी यहाँ सर्दियाँ आती है, विंटर आती है, तो क्या होता है कि विंटर में इनकी नाइट तो होती है बड़ी बड़ी, लगभग 14-15 घंटे की, और जो डे है वो 7-8 घंटे का। तो इस टाइप से जो सोलर रेडिएशन है ना जो मिल रहा है डे टाइम में, जो सोलर रेडिएशन मिल रहा है, सपोज डे टाइम में एनर्जी मिल रही है 80 किलो कैलोरी, और नाइट में जो अपनी अर्थ है वो भी तो लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ती है। तो ये जो है पूरे नाइट में जो है सरफेस पे अर्थ जो छोड़ रही है वो छोड़ रही है 100 किलो कैलोरी, क्योंकि इसे ठंडा होने के लिए काफी टाइम मिल रहा है ना, 14 से 15-15 घंटे मिल रहा है। तो अगर एक दिन में डेफिसिट 20 कैलोरी का हुआ तो एक महीने में कितना होगा? तो धीरे धीरे ये डेफिसिट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस टाइप से जो मिडिल एटीट्यूड के रीजन है, खासकर ये कंडीशन कब होगी? जब आसमान साफ होना चाहिए, जिससे ये जो वेवलेंथ है वो आसानी से चली जाए। हवा साफ होनी चाहिए जिससे हवा भी इसमें इंटरफेयर ना करे। तो हवा बिल्कुल काम कंडीशन हो, हवा की हवा ना चल रही हो, आसमान बिल्कुल साफ हो, और सर्दियों में कहाँ? मिडिल एटीट्यूड रीजन में। तो वहां पर इस टाइप की कंडीशन बन जाती है कि अर्थ है वो अपनी रेडिएशन इमिट कर चुकी होती है। इस टाइप से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन चला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। तो वहां पड़ती है रेडिएशन फ्रॉस्ट। रेडिएशन क्यों? क्योंकि रेडिएशन के लॉस करने से टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, और क्या कर रहा है? ग्राउंड का लॉस हो रहा है, इसलिए ग्राउंड फ्रॉस्ट। ठीक है। अब कहाँ होगा ये सब चीज? सिविल में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें दूसरा फ्रॉस्ट देख लेते हैं, वो है पूल फ्रॉस्ट या कन्वेक्शनल फ्रॉस्ट। तो पूल तो स्विमिंग पूल जैसा हो गया, जैसे कोई वैली है और ऊपर पहाड़ है, तो हिल्स जो है वहां से जब एयर मूव करती है, खासकर नाइट टाइम में, नाइट में क्या होती है कि यहाँ की जो एयर है वो ठंडी होकर के भारी हो जाती है, तो वो भारी एयर अंदर की तरफ आती है और यहाँ की गर्म हवा को ऊपर उठा देती है। तो नाइट में हिल्स की हवा जब नीचे आती है तो नीचे के रीजन में भी, हिल्स पे तो बर्फ जमी हुई है, तो वो बर्फ का जो ठंडी हवा है वो नीचे घुस आती है, तो नीचे भी थर्मल इन्वर्जन हो जाता है और नीचे भी यहाँ पर फ्रॉस्ट पड़ जाती है। तो ये अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, ये जो इसे वैली फ्रॉस्ट भी बोलते हैं। कन्वेक्शन का मतलब दोनों साइड की विंड इकट्ठी हो रही है। तो ये वैली फ्रॉस्ट कहाँ होगी? जैसे देहरादून वैली में तो यूजुअली अब नहीं हो पाता है, पहले का भी होता था 200 साल पहले। लेकिन जो अंदर की वैली है, हिमालय की है, श्रीनगर के आसपास की ऊपर की आगे की वैलीज है, तो उनमें ये पुल फ्रॉस्ट आराम से हो जाता है। तीसरा, हाँ, अब इसका एक मुद्दा और था कि ये जो पुल फ्रॉस्ट है वो ग्राउंड फ्रॉस्ट से ज्यादा इंजूरियस है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्रॉस्ट में जो है जैसे डेली 20 किलो कैलोरी का लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे प्लांटों को अडेप्ट करने का भी टाइम मिलता है, और उस पर कोई प्रोटेक्शन मेजर्स भी किए जा सकते हैं।
लेकिन फुल फ्रॉस्ट का कोई अपने पास ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी नहीं है, और इसे प्लांट को अडेप्टेशन का टाइम भी नहीं था। ये तो 2-3 घंटे में विंड नीचे उतर आई, तो 2 घंटे में प्लांट अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते इतनी जल्दी। तीसरा होता है एडवेक्टिव या विंड फ्रॉस्ट। एडवेक्टिव का मतलब कहीं से एडवांस होकर के वो एंट्री मारी है। तो जैसे अपने यहाँ सर्दियाँ जो आती हैं वो इस साइड से आती है, यही वजह है कि देहरादून रीजन यहाँ पर शिवालिक है, तो शिवालिक के अंदर इस साइड में पड़ जाता है देहरादून, तो इतनी जो फ्रॉस्ट है, जो सर्दियाँ है, वो देहरादून में कोहरा नहीं पड़ रहा होता, लेकिन इधर नॉर्थ इंडिया में पूरे में कोहरा पड़ रहा होता है। ये क्यों पड़ रहा होता है? क्योंकि ये जो कोल्ड विंड है, जो पोलर विंड आई थी, पोलर रीजन का इफेक्ट जो आया था वो अपने यहाँ इस रीजन से इंटर किया था, तो इसे बोलते हैं हम एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। तो ये कहाँ हो सकता है? बाहर से कहीं इंटर हो रही हो, तो अपने नॉर्थ इंडिया में हो सकता है, जैसे कि हिल्स है तो उनके एडजॉइनिंग जो प्लेन एरिया है उनमें हो सकती है। तो यहाँ पर आपको तीनों टाइप के फ्रॉस्ट के जो डिफरेंस थे, टाइप थे, वो समझ में आ गए। अब हम देखेंगे फ्रॉस्ट की इंजुरीज, क्योंकि फ्रॉस्ट आती है तो हमें पर्पज तो वही है कि इंजरी पड़ना। तो यहाँ जो फ्रॉस्ट है वो बेसिकली हमें 4 टाइप के इंजुरीज दे देती है। पहला सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है। होता क्या है कि जो जमीन के अंदर का जो वाटर है, फ्रॉस्ट पड़ती है, ये वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, सॉइल वाटर। अब होता क्या है कि मॉर्निंग में जब सन आ जाता है, सन तो अपनी धूप लेकर के आ गया, धूप आ गई तो धूप प्लांट की पत्तियों पे पड़ेगी, और लीव्स पे पड़ेगी, तो इनसे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन, जो वाटर है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लांट के पास क्या इशू है कि उसे उसके पास जो वाटर था वो तो लीव्स से इवेपोरेट हो गया, और नीचे से वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो इसका रिजल्ट होता है कि कुछ टाइम बाद ये प्लांट जो है वो वाटर की स्कार्सिटी को झेल लेता है और उससे विल्टिंग हो जाती है। और अगर ये विल्टिंग लंबे टाइम तक चल जाए तो इसे परमानेंट फॉर्म में आ जाती है और ये प्लांट की हो जाती है डेथ। तो यहाँ पर ये ट्रांसपिरेशन वाला इश्यू था। दूसरा क्या होता है कि जब ये फ्रॉस्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो जो ज़मीन है, इसका वाटर जो है वो फ्रीज से ज़्यादा और भी साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने से क्या होता है? ये ज़मीन को ऊपर उठा देता है। जैसे ही यहाँ पर ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पर फूल जाएगी। तो इसे बोलते हैं फ्रॉस्ट हीविंग या सॉइल अपलिफ्टिंग, यानी कि फ्रॉस्ट हीविंग या फ्रॉस्ट अपलिफ्टिंग। अब जब प्लांट को अपलिफ्ट कर देती है, सॉइल अपलिफ्ट होती है, उसके साथ कई बार प्लांट को भी अपलिफ्ट कर देते हैं, खासकर ये छोटे छोटे प्लांट हैं। तो जब प्लांट को ऊपर उठाया जाता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही थी, वो रूट हेयर सबसे कमजोर पार्ट होते हैं और वही ब्रेक हो जाते हैं। तो इससे प्लांट को क्या, वाटर जो एब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चर अगर वो ब्रेक हो गई तो वाटर एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं होगा, मीन्स डेथ होने के चांस पूरे बढ़ गए। तो ये फ्रॉस्ट अपलिफ्टिंग भी दूसरा इशू है। तीसरा है फ्रॉस्ट क्रैक। अब बाहर ज्यादा ठंडा है, अंदर तो ठंडा है नहीं, क्योंकि बाहर की टाइप से जो कुछ अलग का काम करती है, तो बाहर की जो सरफेस है वो ठंडी होने की वजह से सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएंगे क्रैक, जैसे सर्दियों में अपने हाथ पैर सिकुड़ने लगते हैं और क्रैक आ जाते हैं, पैरों में बीमारियां बोलते हैं वो आ जाते हैं। एक है कैंकर। कैंकर एक टाइप से कैंसर है, मीन्स अनरेगुलेटेड ग्रोथ। तो कई बार क्या होता है कि फ्रॉस्ट जो है वो उसकी आउटर सरफेस को कभी ठंडक से भी चला देते हैं, तो इन दैट केस वहां पर कैंकर फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्रॉस्ट इंजरी में बोला जाए तो एक तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन से लिंक है, दूसरा फ्रॉस्ट या सॉइल अपहीविंग से है, फ्रॉस्ट क्रैक से है, और कैंकर से इशू से रिलेटेड है। अब मुद्दा है कि हम इन्हें दूर कैसे करें। तो दूर करने के वही अपने पास बेसिक तरीके हैं। एक तो अपन ये ट्रांसपिरेशन वाले जो इशू है उसको देख सकते हैं, दूसरा वो रेडिएशन को लॉस करने से। देखो, पूल वाला और कन्वेक्शन एडवेक्शन का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, हम कर सकते हैं इसी वाले को, रेडिएशन वाले को। तो इसे कैसे रोकेंगे? तो पहला तो है ये करता है कि हमारे सरफेस का ही तो टेम्परेचर डाउन होता है। अगर मान के चलो मेरी फॉरेस्ट की नर्सरी है, तो नर्सरी को क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर थैचिंग कर दूंगा। थैचिंग से क्या होगा, जो ऊपर से पाला पड़ रहा होता है वो थोड़ा इफेक्ट नर्सरी पे नहीं पड़ता पेड़ों पर, दूसरा नीचे का रेडिएशन भी वहाँ रुकेगा। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान के चलो नर्सरी से भी ज्यादा अपना कोई प्लांटेशन एरिया है, तो फिर उस पर क्या कर दूंगा, तो उसमें मैं घास फूस फैला दूंगा, जिसे बोलते हैं मल्चिंग। टर्म याद रखो, इसे क्या बोलते हैं? मल्चिंग। मल्चिंग
ये जब घास-फूस फैल देंगे तो ये क्या करेगी कि वो जो ऊपर से जो ठंडक पड़ रही है वो ज़मीन तक नहीं पहुँचने देगी और ज़मीन से जो रेडिएशन है उसे भी ऊपर नहीं निकलने देगी। जैसे इस फोटो इमेज में पिक्चर में आपको दिख रहा है कि नॉर्मल में ये कंडीशन है, इतना लॉस हो रहा है और यहाँ पर ये मल्च पड़ा हुआ है तो यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी में इमिट हो रहा है। अगर बाहर की रेडिएशन की बात की जाए जो बाहर से आ रहा है तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा आ पा रहा है और मल्च की कंडीशन में ये दोनों ही में बोल रहा है, आना और जाने में दोनों ही में मल्चिंग है तो वो कम हो जाता है। तो इस टाइप से जो सॉइल है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से कम प्रभावित होती है, कम अफेक्टेड होती है। अब अगर अपने पास एरिया और बड़ा है जैसे कि न्यूजीलैंड वाले हैं या मिडिल एल्टीट्यूड के यूरोप वाले हैं तो वो क्या करें? तो वो क्या करते हैं कि अपने फार्म में बड़े-बड़े ऐसे टरबाइन लगा देते हैं। ये टरबाइन लाइट बनाने के लिए नहीं है। ये टरबाइन करता क्या है कि नाइट के टाइम में फ्रॉस्ट के टाइम पे ये टर देखो फ्रॉस्ट के लिए मैंने क्या कंडीशन बोली थी पहला क्लीन स्काई है वो क्लियर हो और विंड जो है वो बिल्कुल काम कंडीशन में हो। तो ये टरबाइन वाला क्या करता है रात में पंखा चला देता है। पंखा चलेगा तो हवा में मूवमेंट शुरू होगा। हवा में जो मूवमेंट शुरू होगा तो वो जो है मूवमेंट वो यहाँ के विंड में टर्मोइल क्रिएट करेगा जिससे जो रेडिएशन जो लॉस होकर बाहर जा रहा था वो नहीं जा पाएगा और वो वहीं फंसा रह जाएगा। इस टाइप से जो टेम्परेचर डाउन हो रहा था वो एक लिमिट पर रुक जाएगा और उससे ज़्यादा फर्दर डाउन नहीं होता है। तो ये तो अपने 3 कर लिए रेडिएशन के लिए, लेकिन ये ट्रांसपिरेशन वाले को देखा जाए तो इसके लिए क्या करते हैं, सुबह-सुबह स्प्रिंकलर इरिगेशन कर देते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये फ्रॉस्ट से बचाने के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या करते हो आप जब आपने 8-9 बजे दिया, तो बिल्कुल पत्तियों को सीधा का सीधा लीव्स पे पानी पड़ गया। तो अगर फ्रॉस्ट से लीव्स के अंदर जो पाला पड़ गया होगा, अंदर जो वाटर था वो फ्रीज हो गया होगा, तो एक तो ये ऊपर से जब वाटर पड़ेगा तो ये भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इस टाइप से लीव्स का जो वाटर है जो वहाँ पर लीव्स में जो फ्रॉस्ट पड़ गई थी जो आइस फॉर्म हो गया था वो आसानी से घुल जाती है और वो तभी घुल जाती है जब अभी सोलर रेडिएशन आया भी नहीं है या आ नहीं पाया, इफेक्टिव नहीं हुआ। दूसरा ये क्या करता है कि जो ट्रांसपिरेशन होगा तो उसको जो इनिशियल में ही जो वाटर डेफिसिट होने वाला था कुछ हद तक तो ये नए पानी से ही उसकी पूर्ति कर दी। तो इस टाइप से जब तक ये जो नया वाटर मिला इससे सप्लाई से काम चला लेते प्लांट तब तक नीचे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में आ चुका है ये। अब यहाँ पर तो हमने फ्रॉस्ट का पढ़ लिया। फ्रॉस्ट से लिंक दो मुद्दे और हैं। एक वो स्पीसीज है जो जिन पर फ्रॉस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और दूसरा वो है जो फ्रॉस्ट से बहुत ही सेंसिटिव है। तो इनमें कौन से हैं जैसे कि कॉनिफर्स हैं। अब कॉनिफर्स को तो आए दिन हमेशा फ्रॉस्ट झेलना है तो उन पर क्या फर्क पड़ने वाला। दूसरा है खैर और सिसु। आपने कभी चंबल वैली सुनी होगी तो चंबल में ये जो खैर और सिसु है इनकी डोमिनेंसी है। तो खैर सिसु चंबल में है और यहाँ चंबल में अक्सर ऑलमोस्ट हर साल फ्रॉस्ट पड़ जाता है। बहुत सारे रीजन में छोटे छोटे पैचेज में फ्रॉस्ट पड़ जाता है। इसके बाद भी ये वहाँ पर है। इसका मतलब है खैर और सिसु जो है वो फ्रॉस्ट हार्डी है। इन पे फ्रॉस्ट का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉनिफर्स पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके साथ तीसरा है टर्मिनेलिया अर्जुना। ये गलत लिख रखा है, ये नहीं है। इसमें एक कुसुम है उसे पढ़ सकते हो, स्क्लाइचेरिया और ये सब। बेसिकली आपको ये तीन को याद रखना है, इनसे तीन से काम चला लेंगे। कॉनिफर्स, खैर और सिसु। क्योंकि हमें जब भी फ्रॉस्ट हार्डी की बात आती है तो उसमें अक्सर कॉनिफर्स एग्जाम में मिल जाता है। अब अगर फ्रॉस्ट सेंसिटिव की बात की जाए तो उसमें पहला आता है टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना के साथ ऐसा कैरेक्टर है क्यों? जो अर्जुन का पेड़ है, जो भी आपके पास वाटर स्ट्रीम है, चाहे वो नदी है, कोई नाला हो, तो ये नदी नाले के किनारे ही ये अर्जुन का पेड़ लगा होता है। तो ये तो पानी के आसपास बिल्कुल रहता है। अगर यहाँ फ्रॉस्ट पड़ गया तो इसकी उसकी जो कंटेंट है, जो बॉडी कंटेंट है, उसमें तो पानी बहुत ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये फ्रीज अगर हो गया तो कितना पानी फ्रीज हो गया। अगर थोड़ा भी फ्रीज हुआ तो इसकी तो जो सेल है वो बस्ट हो जाएंगी, सेल फट जाएंगी तो प्लांट की डेथ हो गई। तो अर्जुना बहुत सेंसिटिव है। दूसरा कौन है? बबूल। तीसरे में आ जाता है अपना टीक। फिर आता है बॉस्वेलिया सराटा।
नीम भी है और कैजुराइना। तो ये 6 को याद रखना है, लेकिन अगर ना याद रहे तो इन्हें अक्सर मुझे याद नहीं हो पाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुंताड़ा से एक थोड़ा बना रखा है जो अपना जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ ये है कि एक दिन अर्जुन जो है वो सुबह सुबह चिल्ला रहे थे, बोला सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा, सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा। तो कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि सुन बेटा अर्जुन, बबूल की तो उससे दिन तुम्हारा होगा या नहीं वो तो पता नहीं है, लेकिन रात में ना आग जला लेना, मतलब टीक है उसे जला लेना, क्योंकि रात में सर्दी बहुत पड़ती है और रात में भाई गाने से भी काम नहीं चलेगा। तो भगवान भगवान अर्जुन से क्या बोलते हैं कि रात में आग जरूर जला लेना। तो उससे क्या हो गई, अर्जुन जी क्या बोल रहे थे सुबह सुबह कि सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा। बबूल मतलब क्या हो गया, अकेसिया निलोटिका। दूसरे कौन है, कौन चिल्ला रहे थे, अर्जुन। तो अर्जुन मीन्स टर्मिनेलिया अर्जुना। रात में जलाने का क्या बोला था, माचिस टैक्स से ही जलाएंगे ना, इसे क्या बोलते हैं, बॉसविलिया सराटा। सराटा मीन्स सलाई। ये सलाई जो है प्लांट है उसी से ये बनाई जाती है। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में इसे भी रट्टा मारोगे। और जलाया किसे, टीक को। तो क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो ये वो स्पीसीज है जो फ्रॉस्ट टेंडर है, मतलब ये आग इसलिए जला रहा है क्योंकि हम फ्रॉस्ट को नहीं झेल सकते। तो इसलिए बोल रहा है कि बेटा अर्जुन, रात में लाइट, ये जो आग है, ये बॉन फायर है, उसे जरूर जला लेना, नहीं तो फ्रॉस्ट में हम नहीं बचेंगे। तो इससे थोड़ा ये 4 स्पीसी याद हो जाती है, नीम भी इसमें 5वां आ जाता है, तो काम हो जाता है। अब देख लेते हैं स्नो को। फ्रॉस्ट कवर कर चुके हैं, हाई टेम्परेचर हो चुका है, स्नो अपना बचा है। तो जैसे अनयूजुअल होता है कि कोई भी चीज होती है उसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं और कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। स्नो के साथ हार्मफुल क्या है कि जब स्नो किसी पेड़ के ऊपर, मीन्स जैसे कॉनिफर्स के साथ होता है, जब उसके ऊपर गिर जाती है तो ये काफी जमा हो जाती है ऊपर, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इतनी भारी हो जाती है कि पेड़ बीच में टूट जाता है। मीन्स मैकेनिकल बैरियर जो है वो मेन स्टेम को दे देते हैं और ब्रांचेज अक्सर टूट जाती हैं। इसके साथ क्या होता है कि जैसे इसकी जैसे ब्रांच है, इसके साथ क्या होता है कि इसकी जो लीव्स हैं, इन पे जनरली कभी मॉइस्चर तो ज़्यादा रहती नहीं है, लेकिन स्नो जो है वो कई बार उस पे मॉइस्चर डिपॉजिट रह जाती है, तो एक टाइप से क्या हो गई, वहाँ पर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो गई। तो बहुत सारी जो फंगल डिजीज है, जैसे कि फॉर्म्स है, कौन है, फॉर्म्स। तो फॉर्म्स अक्सर पेड़ों पे इसलिए उग जाती है कॉनिफर्स में, क्योंकि वो स्नो वहाँ पर गिर गई, बाद में वो पिघल गई, तो वहाँ पर वो मॉइस्चर मिल गई उसे, वहाँ पर ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। और तीसरा लैंड स्लाइडिंग वगैरह वाला है, ये तो आप हार्मफुल देख ही चुके हो। बेनिफिशियल इफेक्ट की बात की जाए तो कॉनिफर्स को जो मॉइस्चर का एक जो सोर्स है वो ये स्नो ही है। जब ये पिघलेगी तो उससे वो पूरा पूरा मॉइस्चर प्रोवाइड ना होती है, और वही नहीं, केवल जो हमारी मेन स्ट्रीम जो रिवर्स हैं वो भी इसी की वजह से है। दूसरा, जिस साल ज्यादा स्नोफॉल होगा उस साल जो अपना देवदार है और जो एप्पल है, एप्पल्स में और देवदार में, उस साल फ्लावरिंग काफी अच्छी होती है और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब वहां पर स्लो स्नो पड़ जाती है, स्नो सरफेस के ऊपर क्या है, एक पूरी पूरी लेयर बना के जमा हो जाएगी। जब ये पूरा एक लेयर बना लेती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वहां पर जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है वो फर्दर ड्रॉप नहीं हो पाता है। तो एक टाइप से, क्योंकि जो सरफेस से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलेंगे वो तो वहां पर जो स्नो ने कवर कर रखी है वो पूरा उसने ढक लिया। तो इस टाइप से सॉइल का जो टेम्परेचर है वो फर्दर ड्रॉप नहीं हो पाता है। तो ये हमें स्नो के बेनिफिट्स हो गए। अब इस पे एक छोटा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं कि यहाँ पर वो अपने जो पुराना था जिसमें अपने पढ़ लिया था कि फ्रॉस्ट टेंडर और फ्रॉस्ट हार्डी में। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉस्ट टेंडर पढ़े थे। फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट टेंडर में क्या पढ़ा था, देख बेटा अर्जुन, उन्होंने क्या बोला था, बबूल सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा, तो कौन थे, अर्जुन। जलाना था तो बॉसविलिया, बॉसविलिया। और क्या जला रहे थे, टीक। और इसके साथ आप उनको पता था कि किसमें और क्या जुड़ा है, नीम। ये सब के सब क्या है, ये फ्रॉस्ट टेंडर या फ्रॉस्ट सेंसिटिव है। अब होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन जो सेट करने वाले होते हैं उन्हें इतनी चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो वो कहीं से भी कुछ भी अगड़म बगड़म उठा के दे देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया था, ये आईसीआर में आया था। मेरा जो बेस है इसका, उसके पीछे 2 बुक्स हैं। एक तो है सिल्वीकल्चर, किसकी, एपी द्विवेदी की, एपी द्विवेदी।
दूसरी विनोद कुमार सिंह की जो आईएफएस रिटायर्ड है, उनकी भी आती है, एक फॉरेस्ट नर्सरी भी आती है। और तीसरी एक है एलएस क्या आर के ल्यूना, आर के ल्यूना, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री इन इंडिया। इन तीनों ही बुक्स में आर के ल्यूना और द्विवेदी की, विनोद कुमार जी की एक सी बुक है, और एपी द्विवेदी, इन दोनों में लगभग तीनों में ऑलमोस्ट यही कंटेंट है कि बम्बू है, अर्जुन है, बॉस्फिलिया, टीक और नीम। तो उन्हीं के हिसाब से उन्हें चलना पड़ रहा है। तो ऊंच नीच अगर होती है तो इस बुक्स की वजह है, तो उसको पैटर्न करके फॉलो कर रहा है। अब क्या राइट है उसको एक लिमिट से नहीं ज्यादा नहीं बताया जा सकता। अब यहाँ पर जैसे आईसीआर में है, इन्होंने पूछ लिया कि फ्रॉस्ट हार्डी कौन सी है और फ्रॉस्ट टेंडर। फिर वैसे ही अपनों को ड्राउट हार्डी और ड्राउट टेंडर एक मैच द पेयर में पूछ लिया इन्होंने। अब देखो अपने पास फ्रॉस्ट टेंडर में अपन ने पढ़ा है बम्बू, अर्जुन, बॉस्फिलिया, टीक और नीम। यहाँ पर क्या मिल गया अपन को, अकेसिया कटिचू, एक तो खैर मिल गई है, दूसरा क्या मिल गया है, नीम। तो अगर यहाँ पर अर्जुन अपना बबूल होता था तो अपन बबूल के साथ जाते हैं, लेकिन हाँ बेसिकली ये होता है कि बबूल और खैर में एक से कैरेक्टर होते हैं, ये दोनों एक ही रीजन के हैं। लेकिन अपने में क्या बैठ रहा है, यहाँ पर नीम बैठ रहा है, तो अपन फ्रॉस्ट टेंडर में लगा देंगे नीम। तो बी का लगाएंगे अपन ए, मीन्स ये 1 2 का लगाएंगे ए, ये लगा के आ जाएंगे। अब क्या सही है क्या गलत वो बाद का काम है, इन्हें बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन नीम लगा के आ जाएंगे जो अपनी नॉलेज है उसके हिसाब से। आगे चलते हैं अपन इसमें, जो ये अपन कर लिया था उस पर डिस्कशन हो चुका था अपना इस पर। तो यहाँ पर अपना सोलर रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया। आप देखेंगे विंड को, तो विंड हमेशा दोनों इफेक्ट देगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन दिया, इसमें पहले अपन नेगेटिव इफेक्ट देख लेंगे, फिर पॉजिटिव देखेंगे। तो नेगेटिव में बात की जाए तो पहले तो ब्रॉडली चार्ज सीधे सीधे नेगेटिव है। पहला तो ये होता है कि ये जो पेड़ है उसकी साइट जो है खासकर कहाँ, हिली रीजन में। हिल्स जो है, इनके हिल्स की जो टॉप है, यहाँ पर जो प्लांट लगे हुए हैं, इतना विंड प्रेशर होता है कि झेल नहीं पाते। तो यहाँ पर जो प्लांट है वो यूजुअली छोटे स्टेम के होते हैं कंपेयर टू वैली वालों के। वैली में बड़े होंगे, यहाँ पर छोटे होंगे। तो एक तो शॉर्ट स्टेम होगा। दूसरा क्या होता है कि इन्हें विंड जो है वो हमेशा एक ही साइड से मिलती रहती है। इस टाइप से इनकी, जैसे ये है इधर से विंड कंटिन्यू मिलती जा रही है इसे, तो इस साइड की जो ब्रांचेज हैं वो इसको झेल नहीं पाती हैं और कई बार ब्रेक हो जाती हैं, जबकि इस साइड की ब्रांचें इजिली नॉन अफेक्टेड रहती हैं। तो यहाँ पर एक टाइप से फ्लैग ट्री का फॉर्मेशन हो जाता है, झंडे वाले पेड़ों का। तो हिंदी में बोल लो झंडे वाले पेड़, या इंग्लिश में फ्लैग ट्रीज। तो फ्लैग ट्रीज कहाँ मिलेंगे आपको, जो हिल्स हैं, हिल में जो टॉप पे एज पे जो प्लांट लगेंगे वो जनरली फ्लैग ट्री होंगे। तीसरा आता है एक विंड थ्रो या विंड ब्रेक वालों का। जैसे अभी उड़ीसा में साइक्लोन आया था, तो वहां पर क्या है कि साइक्लोन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो पेड़ झेल नहीं सके, तो इन पेड़ों को वहां उखाड़ के फेंक दिया गया। तो विंड ने फेंक फेंक दिया, मीन्स निकाल दिया, तो इन्हें बोलते हैं विंड थ्रो। विंड ने फेंक दिया है, विंड की वजह से ब्रेक आया है, विंड ब्रेक। तो ऐसे पेड़ जो इसके इतने सब होने के बाद भी अगर वहां पर जमे रह गए तो उन्हें बोलते हैं विंड फर्म। क्या बोलेंगे ना, विंड फर्म प्लांट। तो विंड ब्रेक और विंड फर्म में आपको मतलब समझ में आएगा। और विंड फर्म का कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि विंड फर्म कौन होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड में भी अपने आप को बचाए रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपना टैप रूट सिस्टम जो है, नीचे जमीन के अंदर का जो रूट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इसके साथ और क्या होता है, टिम्बर रैप्चरिंग हो जाती है। पेड़ जब हिलते हैं तो टिम्बर फट ही जाता है। इसके साथ साथ जैसे जो चार अभी डिस्कस किए, इसके साथ और चार कौन से हैं, उनमें एक है सॉइल इरोजन। आपने देखा होगा हवा चलती है अपने साथ, जो जो भी आपका फार्म है वहाँ की मिट्टी को उड़ा के कहीं लेके चली गई, कहीं वो दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगी। इसके साथ एक होता है एवापोट्रांसपिरेशन। जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं और ये पानी को एवापोरेट भी करता है। तो एवापोट्रांसपिरेशन मतलब हवा से जो पेड़ है जो है वो उससे एवापोट्रांसपिरेशन करवा रहे हैं। अपना जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर है साल्ट स्प्रे और फॉरेस्ट फायर। साल्ट स्प्रे में क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया के जो समुद्र हैं उनकी जो एयर है उसमें साल्ट काफी ज्यादा ज्यादा होती है। तो ये जो वाटर में जो साल्ट है, विंड जो होती है उसे लेकर के जो जमीन पे जो फॉरेस्ट है उन पे लेके आ जाती है और यहाँ पर एक टाइप से साल्ट का छिड़काव कर देती है, स्प्रे कर देती है।
ये स्प्रे यहाँ के जो प्लांट है उनकी जब सरफेस पे चिपकते हैं तो यहाँ उनका ऑस्मो रेगुलेशन बिगाड़ देते हैं और वहाँ पर प्लांट जो है वो हाई सैलिनिटी में डेथ कर जाते हैं। इसे बोलते हैं साल्ट स्प्रे। तो साल्ट स्प्रे कहाँ होता है? कोस्टल एरिया में। और फॉरेस्ट फायर तो पता ही है कि ये विंड कैसे प्रमोट करती है। अब देख लेते हैं पॉजिटिव इफेक्ट विंड के। तो पॉजिटिव इफेक्ट में देखा जाए तो सबसे पहला काम आता है इसका पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन जो है उसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ जो एनिमो टर्म है, एनिमो का मतलब विंड से होता है। इसका मतलब एनिमल से नहीं है, एनिमल को जू बोला जाता है। इसलिए इसका एनिमो का सेंस जो है वो विंड से है, ना कि एनिमल से। तो एनिमोफिली का मतलब होता है पॉलन। ये फिली जो टर्म है वो पॉलन के लिए यूज किया जाता है और चोरी का जो सेंस है वो चोर के लिए किया जाता है, मीन्स सीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो अगर एनिमोफिली की बात की जा रही है तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि विंड जो है वो पॉलिनेशन में रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कॉनिफर्स की बात की जाए, यहाँ पर जैसे एक कोई प्लांट है कॉनिफर्स का, इसमें क्या होता है कि यूजुअली मेल फ्लावर जो है या कॉनिफर्स में से बोलते हैं कॉन। ये क्या है? कॉन। तो जो मेल कॉन है वो नीचे की साइड होता है, फीमेल कॉन जो अपर साइड में होती है और विंड इस साइड से ब्लो हो रही होती है। तो होते क्या है कि जो विंड है वो यहाँ से पोलन ग्रेन को मिल्क फ्लावर कौन से उड़ा के लेके जाती है और यहाँ पर फर्टिलाइज कर देती है। किससे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर विंड जो है वो पोलन ग्रेन के मूवमेंट में रोल प्ले कर रही है। जो फ्लावर है या प्लांट है उसके पोलिनेशन में रोल प्ले कर रही है। इसे बोलते हैं एनिमोफिली। पोलन और सीड में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एनिमो चोरी और एनिमोफिली में कौन पोलन का है कौन सीड का है। तो इसे सिंपल से एक तरीके से याद रखा जा सकता है कि जैसे ये चोर है, तो चोर इसमें पोटली में क्या लेके जाएगा? भाई जो ऐसी क्रॉप लेके जाएगा मीन्स सीड लेके जाएगा ना। पोलन का क्या करेगा? जो जैसे कि वीट होता है, वीट है, वीट वीट भर के चला गया है, राइस का बैग लेके चला गया, चोरी करके लेके गया। तो जो वीट या राइस है वो ग्रेन है ना, फाइनल फ्रूट है, वो पोलन नहीं है। तो इस टाइप से समझ लेना कि चोरी जो है वो चोरी सीड की होती है, ना कि पोलन। तो विंड के किस में रोल प्ले कर रहे हैं? एक तो पॉलिनेशन में काम कर रहे हैं, दूसरा सीड के डिस्पर्सल में काम कर रहे हैं, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। इसमें कैसे करती है कि विंड का एक स्पेसिफिक मूवमेंट है और वो अपनी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है सीडों को उसी डायरेक्शन में लेके जा रही होती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जैसे कहीं दो वैली रीजन है, ये पहाड़ियों की रेंज चल रही है, ये चल रही है, तो विंड जब इसके बीच में बह रही होती है तो ये स्पीसीज पूरी इसी बेल्ट के बीच में होती है और कहीं बाहर इधर उधर नहीं स्प्रेड हो जाती है, नहीं हो पाती है। इसको आप इस टाइप से ले सकते हो कि जो अपना गंगोत्री नेशनल पार्क है या वैली ऑफ फ्लावर है, तो वहाँ की जो फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर है वो उसी रीजन में है क्योंकि वो एक सेग्रीगेट हो रखा है वो रीजन। इसके साथ एक फोर्थ जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो है रेनफॉल का। रेनफॉल का कैसे? जैसे साउथ वेस्ट मानसून है या नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो ये मानसून जो है वो किसके साथ आ रहा है? वो विंड के साथ तो ये तो आ रहा है, विंड ही तो उसे अपने साथ लेके आ रही है। तो यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट में वो मानसून लेके भी आएगा। यहाँ विंड में ज्यादा कुछ बचता नहीं है पढ़ने को। मेन मुद्दा आ जाता है अपना मॉइस्चर का। तो मॉइस्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास मॉइस्चर की एक तो तीन ह्यूमिडिटी का आता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एक तो उनके तीन डेफिनेशन के टर्म होते हैं, उन्हें लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मुद्दा आता है कि ये जो मॉइस्चर है वो किस फॉर्म में प्रिसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है। मॉइस्चर को आप डायरेक्ट रेनफॉल नहीं बोलोगे, मीन्स प्रिसिपिटेशन के फॉर्म है जिसमें एक रेनफॉल है, ड्रिजल है, ग्लेजिंग है, स्लीट है, स्नोफॉल है, बहुत सारे होते हैं लेकिन इनको ज्यादा किसी को पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया में जो मॉइस्चर मिलती है उसके सोर्स क्या क्या है। तो देखो, जो अपना मेन सोर्स है वो तो है अपना साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा जो बचा खुचा है वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेकिन क्या होता है कि इन मानसूनों के बीच में भी कुछ पिलर लगा रखे हैं। एक प्री मानसून है
दूसरा बीच में साइक्लोन आ जाते हैं और तीसरा लास्ट में वेस्टर्ली डिस्टरबेंस। तो ऐसे अपने इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले तो समझते हैं ये प्री मानसून को। अब होता क्या है प्री मानसून के में कि अपने आप पहले ये बताओ मानसून कहाँ से आता है। अपने यहाँ मानसून जो है गर्मियों में नॉर्थ इंडिया दर तरीके से तप रहा होता है। यहाँ पर मैप बना के दिखा देता हूँ। नॉर्थ इंडिया में दर गर्मी पड़ रही होती है। तो गर्मी से जो विंड है वो यहाँ उठेगी कहाँ, ऊपर की साइड। अब इस साइड में हिमालय की बेल्ट है तो इधर की हवा इधर आ नहीं पाती है, इधर बेल्ट है तो इधर की हवा भी इधर नहीं आ पा रही है। तो कहाँ आएगी, इस साइड की विंड जो है वो यहाँ पर फिल्टर करती है, इस साइड की विंड इधर आती है। कहाँ से, ये है अफ्रीका के पास मेडागास्कर, मेडागास्कर रीजन से। मेडागास्कर के पास मस्करीन हाई रीजन है, वहां से मेडागास्कर के आसपास से जो हैवी विंड है वो वहां से आती है नॉर्थ इंडिया की साइड। लेकिन भाई वो वहां से 2,500-3,000 किलोमीटर लंबे से आएगी, तो ऐसा थोड़ी कि वो आती रहेगी तब तक पड़ोसी भी हाथ मार जाते हैं। तो पड़ोसी कौन से, अपनी बंगाल पे। तो जब यहाँ पर इतना लो प्रेशर सेंटर डेवलप हो रहा होता है नॉर्थ इंडिया में, तो उस टाइम पे बंगाल वे में क्या होता है, थोड़े थोड़े गर्मी की वजह से यहाँ पर बादल एकदम उठते हैं और आ करके बरसात करके चले जाते हैं। तो ये तड़ित झंझावत इस टाइप के बोलते हैं टर्म। मतलब ये कौन सा पीरियड होता है, ये जून, देखो अपना मानसून आता है जून से सितंबर का टाइम है। तो ये उससे पहले का जो आज के टाइम जो अभी चल रहा है, या अभी आजकल जो आप मिस जो बूंदाबांदी सुन रहे हो, वो सभी के सभी इस प्री मानसून का पार्ट है। अभी बैसाखी चल रहा है यूजुअली, तो इसीलिए इसे टर्म भी बोलते हैं अपन काल बैसाखी। क्योंकि जब यहाँ पर जो बंगाल वे है, यहाँ पर दोबारा से बना देता हूँ, बंगाल बे में जो मानसून उठ रहा होता है, ये क्या करेगा, यहाँ से आकर के ये पूरा पूरा बंगाल आसाम वाला रीजन, उड़ीसा है, इस वाले रीजन में बारिश करा के जाता है। इसका इफेक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, क्योंकि क्लाउड कर देता है पूरे नॉर्थ इंडिया में और थोड़ी बहुत रेनफॉल भी मिलती है। तो यहाँ पर जो प्री मानसून रेनफॉल है, उसे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में है, बंगाल रीजन में है, आसाम में है और उड़ीसा वाले रीजन में है। इसे बोलते हैं काल बैसाखी। अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि उड़ीसा में भी कुछ पिछले वीक ही साइक्लोन आया था। मीन्स ये जो है, ये प्री मानसून रेनफॉल वाला जो झंझट था वही चल रहा है। प्री मानसून सोवर साउथ इंडिया में भी आती है। साउथ इंडिया में कहाँ आती है, ये है कर्नाटक का रीजन जो अपना है। किसमें, ये कर्नाटक के रीजन की जो प्लेट्यू रीजन है और तमिलनाडु वाले रीजन में है। तो इस रीजन में जो आ रहा है, इसको बोला जाता है मैंगो सोवर। स्पेसिफिकली जो ये कि जो कर्नाटक का जो बेंगलुरु के आसपास का जो प्लेट्यू रीजन है, उसमें से बोला जाता है मैंगो सोवर। अब ये मैंगो सोवर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ये वो पीरियड चल रहा होता है जब साउथ इंडिया में मैंगो पकने पहुंचते हैं। अब जो मैंगो के जो फ्रूट है, सपोज ये प्लांट की ब्रांच है जिससे ये इस उससे डंठल से ये फ्रूट टप लगा हुआ है। अगर ज्यादा ड्राइनेस होती है एयर में, तो ये जो ब्रांच है जिससे ये डाली से जिससे कनेक्ट हुआ है, ये जो डंठल होता है, ये सूख जाता है। और इसके सूखने का मतलब क्या है कि जैसी थोड़ी बहुत हवा चली तेज, जैसी थोड़ी तेज हवा चली, ये डंठल सूख चुका है, तो ये जो मैंगो है वो मैच्योर होने से पहले ही गिर जाता है। तो ये जो काल बैसाखी वाली है जो प्री मानसून रेनफॉल है, जब ये रेनफॉल हो जाती है तो ये क्या करती है कि एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है। एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब होता है कि ये जो ग्रीन पार्ट था जो सूख रहा था, ये अब नहीं सूखेगा। नहीं सूखेगा इसका मतलब है मैंगो लगा रहेगा पेड़ से जब तक कि ये मैच्योर होके नहीं टपकता है। तो क्योंकि ये रेनफॉल जो है प्री मानसून रेनफॉल है, वो मैंगो को टपकने से बचा लेती है, मैंगो के फ्रूट्स को। इसलिए उसे हम बोलते हैं मैंगो सोवर। कहाँ, कर्नाटक रीजन, कर्नाटक और तमिलनाडु के में। जबकि यहाँ नॉर्थ में अपने यहाँ और बंगाल आसाम वाले रीजन में इसे बोला जाता है काल बैसाखी। अब सेकंड पिलर पे जाते हैं, वो आता है अपना मानसून पे।
तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है लो प्रेशर सेंटर, और इधर मस्करीन हाई होता है मेडागास्कर के पास, जहाँ पर बना होता है हाई प्रेशर सेंटर, जिसका रिजल्ट होता है कि यहाँ मेडागास्कर वाले रीजन से विंड जो है वो ब्लो कर रही होती है, इंडिया की तरफ आना शुरू कर देती है। तो जब इंडिया की तरफ आती है तो ये इंडियन ओशियन में दो ब्रांच में ब्रेक हो जाती है। एक को बोलते हैं हम बंगाल करंट और दूसरे को बोलते हैं अरेबियन करंट। और यूजुअली अरेबियन करंट जिस टाइम पे टच कर रही होती है उसी टाइम पे बंगाल करंट या बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन को टच कर रही होती है, और यहाँ पर जाकर के ये मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि यहाँ पर फिर पूरी हिमालय की बेल्ट है और एक्चुअल में प्रेशर तो यहीं पे बनना था, तो यहाँ से जाकर के ये मुड़ना शुरू कर देती है इधर से। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? एक तो याद रखना कि यहाँ दो करंट बन जाती है। दूसरा है मानसून सबसे पहले अगर इंडिया में आएगा तो कहाँ आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर साउथर्न टिप कौन सा है अपना? केरल। तो मानसून इंडिया में जो है वो 1 जून को आता है, और कहाँ आता है? केरल में। ये 1 जून स्टैंडर्ड डेट है। 2-4 दिन मानसून पहले या आगे आएगा तो कैसे बताओगे कि इस बार 4 दिन पहले आ रहा है? तो एक स्टैंडर्ड डेट कर रखी है और वो है 1 जून। यूजुअली 1 जून को मानसून केरला में आ जाता है, कभी 2 दिन पीछे कभी 2 दिन आगे, लेकिन 1 जून स्टैंडर्ड डेट है, गवर्नमेंट की डेट है कि 1 जून को मानसून आता है। ओके। तो यहाँ पर आपको साउथ वेस्ट, जब मानसून की बात की जाए, इसे साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं ये भी कुछ लोगों का झंझट है। देखो, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। तो साउथ वेस्ट मतलब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस साइड में अपना वेस्ट बंगाल है, मतलब यहाँ इधर वेस्ट है तो ईस्ट इधर होगा। तो ये इस टाइप के जो लोगों की ग्राफिकली जो इशू है उन्हें देख लो एक बार। भाई ये इधर वेस्ट नहीं है, वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट वाले ही है, लेकिन वो इधर ईस्ट है क्योंकि ये बंगाल इधर है, तो उसका ये वेस्ट है, ना कि देश का वेस्ट है। अब जब साउथ वेस्ट मानसून को देख ही रहे हैं तो ये कब आया? जून में आया। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर लगभग कितना रहा? 4 मंथ। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लो। वो क्या देखना है कि एक तो ये 1 जून को केरला में आ रहा है, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ रहता है, और सितंबर में ये लौटने लगता है, जिसे बोलते हैं अपन मानसून विड्रॉवल। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है कि इंडिया की जो मेजोरिटी रेनफॉल है, क्योंकि 80% इंडिया की रेनफॉल को इसी मानसून से होती है, तो क्वेश्चन अपना इस ये ना पूछ के ये पूछा जाता है कि इंडिया की जो मेजोरिटी रेनफॉल है वो किससे होती है? तो उसका मेजोरिटी का बोलना तो ये साउथ वेस्ट मानसून आ जाता है। और इसमें जो मेजोरिटी जो रेनफॉल में जो मिलेगी वो वेस्टर्न घाट और मेघालय रीजन को सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलती है। जब साउथ वेस्ट मानसून होता है और पूरे देश में झमाझम हो रखी होती है, उस टाइम पे एक स्टेट होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के ज्यादातर पार्ट, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और इस ये जो मानसून आया है वहाँ पूरा वेस्टर्न घाट में कर रखा होता है। केरल में अच्छी बारिश हो रही होती है, लेकिन तमिलनाडु ये शैडो जोन में पड़ जाता है, इसलिए तमिलनाडु में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रेनफॉल होती है। उनके यहाँ ये पूरा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो मुश्किल से 15-20% ही रेनफॉल सप्लाई करता है तमिलनाडु की, और ये विंड पूरी चली जाती है। अब अपन आते हैं इनके थर्ड पिलर पे। थर्ड पिलर क्या है? अक्टूबर नवंबर के बीच में आएंगे साइक्लोनिक डिप्रेशन। ये है क्या? देखो, ये इधर से जा रहा था साउथ वेस्ट मानसून, मीन्स अगर इंडिया का नक्शा ले लो तो इधर से जा रहा था साउथ वेस्ट मानसून इधर को। अब रिटर्न मारेगा ये नॉर्थ ईस्ट। तो क्या है कि ये इधर से जाएगा और रिटर्न मारेगा, इनके बीच में एक कंडीशन होगी जिसमें ना ये जा रहा होगा ना आ रहा होगा, बीच में थोड़ा पहले जा रहा था, फिर ये रुकेगा धीरे धीरे, फिर रुक जाएगा, फिर इसके बाद फिर धीरे धीरे उल्टी आना इसको शुरू होगा, उल्टा रूट इसका आना शुरू होगा। तो जब ये रुकेगा उस टाइम पे भी यहाँ पर साइक्लोन बनते हैं, किसमें? बंगाल वे में। इस इन्हें बोलते हैं साइक्लोनिक डिप्रेशन। ये जनरली अपने जो अक्टूबर नवंबर है, दीपावली के आसपास ये साइक्लोनिक डिप्रेशन काफी बनते हैं। पिछली साल साइक्लोन आया था बुलबुल के नाम से, नवंबर के आसपास आया था, तो वो भी यही साइक्लोनिक डिप्रेशन का रिजल्ट था। अक्टूबर नवंबर के आसपास ये लगभग 2 महीने मंथ रहता है। फिर जैसी, क्योंकि ये वो उस टाइम पे क्यों बन रहा है? क्योंकि विंड का एक पर्टिकुलर जो मूवमेंट है वो एकदम स्टॉप सा हो गया है, अब उसे रिवर्स होना है। अब धीरे धीरे जब रिवर्स होना शुरू हो जाती है तो सितंबर लगभग
जून से सितंबर तो यही है। तो सितंबर शुरू है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 मंथ लगभग ये रहता है। कौन? नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो इसने पलटा मारा। नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसका कहाँ रोल है? एक तो आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में अक्सर फ्लड आ जाती है, तो जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है पीछे का है, इनको कभी इससे जो नॉर्थ ईस्ट जो अपना इधर से जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें ये शैडो जोन में पड़ जाता है। तो जब नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून आता है तो इनके यहाँ दर बारिश होती है। दूसरा, क्योंकि ये बारिश इधर करा चुका होता है तो इंडिया में जब ये एंट्री करते हैं तो ये लगभग ड्राई बादल होते हैं। जो बादल है वो लगभग ड्राई है। इनके ड्राई होने की वजह से क्या होती है कि इंडियन का जो मैन पेनिनसुला रीजन है यहाँ पर कोई खास बारिश अपने यहाँ नहीं हो रही होती है। लेकिन होती क्या है कि जब ये बादल बंगाल वे से चलते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब, और फिर जब ये तमिलनाडु के ऊपर से गुजरते हैं तब तमिलनाडु रीजन में दर बारिश करते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के ये प्लेट्यू रीजन के कुछ में, तो इस रीजन में दर बारिश होती है। तो इसे बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो तमिलनाडु है वो अपनी लगभग 80% जो रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से ही मिलती है उसे। इसके साथ साथ अब ये बोल सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल कहाँ कहाँ कराएगा, तो वही तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल के भी छोटे मोटे हिस्से हैं जो वैली में पड़ गए, उनमें भी रेनफॉल ये करवा देते हैं। अब इसके बाद आती है अपनी वेस्टर्ली डिस्टरबेंसेस। ये जो वेस्टर्ली डिस्टरबेंस है, ये आपने सुना होगा कि जनवरी के टाइम पे या फरवरी के टाइम पे अपने यहाँ एक कोल्ड विंड घुसती है, जिससे अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में सर्दियां पड़ती हैं, तो वो वेस्टर्ली डिस्टरबेंस की वजह से है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक बार समरी और देख लेते हैं कि ये कहाँ है। देखो, तमिलनाडु गेट मैक्सिमम रेनफॉल प्लस कर्नाटक, केरल, सितंबर से दिसंबर जनवरी तक 12 से देश को जो रेनफॉल मिलती है इससे लगभग 12 से 15% मिल जाती है। मतलब 80% तो मिलती है लगभग इससे। इससे मिल जाती है, मान के चलो 12 से 15%। रिमेनिंग जो है वो कुछ साइक्लोन दे जाते हैं, कुछ प्री मानसून दे जाती है, कुछ वेस्टर्ली डिस्टरबेंस दे जाते हैं। खासकर जो वेस्टर्ली डिस्टरबेंस है इनका रोल व्हीट क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास। इनकी जो मॉइस्चर है वो मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी से उठा रखी होती है। जब ये इंडिया में आते हैं, इनका पीरियड जो जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, इसमें व्हीट क्रॉप ग्रो कर रखी होती है नॉर्थ में, और व्हीट को चाहिए होता है पानी। ये बरसा देते हैं तो व्हीट क्रॉप को पानी देना नहीं पड़ता है, तो किसान का पैसा बच जाता है। अब कुछ फैक्ट हैं जो रेनफॉल से लिंक है, उन्हें एक बार देख लेना चाहिए कि जैसे भाई इंडिया है, उसको मोस्ट ऑफ जो इंडिया की जो रेनफॉल है वो कब होती है, वो जुलाई से सितंबर में आती है, क्योंकि 1 जून को मानसून पोला है, 2-4 दिन लेट हो जाता है। और इंडिया की जो मेन टेरिटोरियल रीजन है या नॉर्थ इंडिया मान लो, उससे लगभग 15 जून के आसपास ही ये मानसून पहुंच पाता है। तो 15 जून से पहले तो ये पहुंच नहीं पा रहा है। इसके बाद फिर इसका मूड बनेगा, धीरे धीरे काम करेगा, तो लगभग जून पूरा खा जाता है इसी बकैती में। यही वजह है कि अपन जो प्लांटेशन करते हैं फॉरेस्ट्री में या वन महोत्सव मनाते हैं, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाते हैं। तो जो रेनफॉल का ड्यूरेशन है वो जनरली जुलाई सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 मंथ में चलेगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि किस दिन को हम ये मान लें कि आज का दिन बरसाती दिन है, रेनी डेज है। तो अगर किसी दिन रेनफॉल जो है वो 2.5 mm या उससे ज्यादा रेनफॉल हुई है तो हम उस डेज को रेनी डेज मान लेते हैं। और राजस्थान में रेनी डेज की बात की जाए, आईसीआर वाली याद रखें, तो इनके रेनी डेज 10 दिन से भी कम है। मतलब इनके यहाँ तो रेनफॉल ही बहुत कम होती है। एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया की एवरेज रेनफॉल कितनी है। जो आईसीआर वाले हैं वो एक बार इसे अपडेट करके एक बार देख सकते हैं, कहीं मिल जाए। जब वो एग्जाम दें उसी साल का अपडेट देख रहे हैं। यूजुअली जो आपकी जो एवरेज रेनफॉल है वो 119 सेंटीमीटर है। अब अपडेट में आपको ऐसा हो सकता है कि 119 की 117 या 118 मिल जाए, या 110 भी मिल सकती है। तो इस टाइप का अपडेट में 110 से 120 की रेंज में ही रहेगी। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें, 2-4 सेंटीमीटर का ऊंच नीच होती है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना डाटा है, लगभग 3-4 साल हो गए हैं। तो आईसीआर वालों को अपडेट करने की जरूरत है, स्टेट वालों को कोई इशू नहीं है इसका। बस उसने इतना पता होना चाहिए कि 110 से 120 सेंटीमीटर। ये तो नहीं है कि 400 किलोमीटर या 500 मीटर है, ऐसी तो नहीं है भाई, 110 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर के बीच में है।
और यहाँ पर वो बात कर ली कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक हैं, इनको जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो यही है, 3 स्टेट, और ज़्यादा और किसी को रेनफॉल नहीं मिल पाती है। थोड़ा बहुत आंध्रा को मिल जाती है, क्योंकि आंध्रा का जो साउथ वाला पार्ट है वो टच होता है इससे तमिलनाडु से, और वहाँ पर भी मॉइस्चर मिल जाती है। अब कुछ इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया? 19 का मतलब अपडेटेड है। इनने बोला इंडिया की एवरेज रेनफॉल क्या है, तो ऑप्शन वही है 310 से 320 के बीच में। देख लो तो इन्हें सीधे सीधे क्या 110 सेंटीमीटर, अपना आंसर निकल आया। एक क्वेश्चन था, मैंगो सोवर इज टर्म यूज फॉर, मैंगो सोवर किसके लिए करते हैं? तो अपने प्री मानसून जो रेनफॉल है, पोस्ट मानसून नहीं है, मानसून रेनफॉल नहीं, प्री मानसून रेनफॉल को अपन मैंगो सोवर टर्म यूज करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, जब मॉइस्चर की बात अपन कर ही रहते हैं, तो मॉइस्चर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है ड्राउट हार्डी और ड्राउट सेंसिटिव स्पीसीज का। इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसमें बस यही है कि मुद्दा अपना यही आता है कि कौन सी स्पीसीज ड्राउट जो है, जो ड्राउट को सहन कर सकती है और कौन सी नहीं। तो देखो, ऐसी स्पीसीज जो पहले से ही सेंट्रल इंडिया में ग्रो कर रही है, जैसे एमपी है, राजस्थान है। अब राजस्थान में कहाँ पानी रखा है स्पीसीज को, तो ऐसी स्पीसीज जो राजस्थान में यूजुअली ग्रो कर रही है वो सब की सब ड्राउट हार्डी होंगी। और ऐसी स्पीसीज जिनकी वुड बहुत सॉफ्ट है, और ये यूजुअली जो वाटर बॉडीज है उनके आसपास ही उगती है, ये जनरली सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो एक लिमिट से ज्यादा पानी को नहीं झेल सकती, पानी स्ट्रेस को नहीं झेल सकती। उसमें सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट कौन सी है? अर्जुन। अर्जुन को याद रख सकते हो। मैंने बोला ये जब भी कोई वाटर स्ट्रीम है, अर्जुन के जो पेड़ है वो जनरली ये वाटर स्ट्रीम के बगल में खड़े होते हैं, तो पानी तो इन्हें तर मिलता है, ये तो पानी में ही खड़े होते हैं। अगर पानी नहीं मिला तो ये तो अर्जुन तो गया। तो अर्जुन मीन्स सेंसिटिव होगा, क्योंकि ये तो पानी के पास ही रहता है, इसने पूरी पूरी जिंदगी में कभी प्यासा नहीं रहा, मरा, तो हमेशा पानी के पास रहा, तो इसने कभी कमी झेली नहीं, तो इसने कहीं अडेप्टेशन ही नहीं आया। अब जैसे अपना नीम देख लो, ये बबूल देख लो, नीम देख लो, इन्हें तो जिंदगी में जो बबूल है ये ऐसी ऐसी जगह उग जाता है जहाँ भाई इसे बरसात के अलावा कहीं जिंदगी में पानी ना मिले। तो ऐसे नीलोट का जैसे है, नीम जैसे लोग हैं, प्लांट है, ये बिल्कुल कंफर्म ड्राउट हार्डी होंगे। तो यहाँ पर कौन सा याद रख सकते हो जो आसान चला जाए? नीम रख लो, बबूल याद रख लो, ठीक है। ये सब के सब अपनी आंख है। अब यूकेलिप्टस कैमलडुलेंसिस, यूकेलिप्टस की एक स्पीसीज है, कैमलडुलेंसिस। कैमल मतलब ऊंट, ऊंट कहाँ पर रहेगा? ड्राउट में, तो ये भी लिख लो यूकेलिप्टस कैमलडुलेंसिस। ये क्या है? ड्राउट हार्डी है, ये ड्राउट को झेल जाते हैं। इन तीनों को याद रख लो, और बकाया बकाया की बकैती छोड़ दो। यहाँ पर अपना आ जाता है, एक तो अर्जुन याद रख लो, दूसरा याद रख लो मैंगो। मैंगो भी सेंसिटिव है, वो एक लिमिट से ज्यादा ड्राउट को नहीं झेल सकता। अब यहाँ मॉइस्चर में और तो कुछ बचा नहीं है। अब अपना जो लास्ट था इस पिलर का, वो था फ्लड। देखो फ्लड क्या है? मॉइस्चर है, वो जब कम हो गई तो ड्राउट हो गया, ज्यादा हो गया तो फ्लड हो गया। क्या कॉजेज क्या है? कि भाई रेनफॉल हद से ज्यादा हो गई, इंटेंस रेनफॉल हो गई, या नदियां जो वगैरह थी उनमें सल्टेशन हो गई, तो अब पानी जो पहले स्ट्रीम में जा रहा था अब स्ट्रीम के बाहर निकल करके बहने लगा। या वाटर सेट का बहुत बड़ा वाटर सेट है, उससे बहुत बड़ा है, इसलिए जो लोअर लो लाइंग एरिया है या वाटर साइड के जो एज पे होते हैं वहां पर एकदम पानी ज्यादा आ जाता है। यानी कि पुअर ड्रेनेज कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन बन सकती है। डैमेज क्या होते हैं भाई? जो कुछ भी मिला सबको धुल के चले जाते हैं, सॉइल इरोजन वगैरह कर देते हैं। तो फ्लड में ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ अपने लिए इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? कुछ मेट्रोलॉजिकल टर्म है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। जो फॉरेस्ट्री वाले हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि ना फर्स्ट और सेकंड ईयर में इन इंस्ट्रूमेंट के नाम पढ़े होंगे और इनके सभी के नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हें अपन डिस्कस कर लेंगे। उनमें से एक होता है विंड बैंक। इसे ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर। देखो एनीमो का मतलब क्या है? विंड। एनीमो का मतलब एनिमल नहीं है, एनीमो का मतलब है विंड। तो एनीमोमीटर ये रॉबिन्सन कप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रॉबिन्सन ने बनाया था और ये कप जैसा है, कप कप लगे हैं इसमें। ये टर्म क्यों यूज करना पड़ा यहाँ? क्योंकि आज के टाइम पे डिजिटल भी आ रहा है। तो ये जो एनीमोमीटर है, बस इतना याद रखना कि एनीमोमीटर है मतलब ये घूमेगा और विंड की स्पीड बताएगा।
तो विंड स्पीड किसमें बताएगा, नॉट में बताता है विंड की स्पीड के कितना चला रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर, यानी कि या तो किलोमीटर पर आवर में बताएगा या फिर पुरानी यूनिट उसकी जो नॉट में बताता है तो ये नॉट में बताएगा। यूजुअली नॉट में बताया जाता है, स्टैंडर्ड नॉट ही है। दू- दूसरा होता है विंड वैन। विंड वैन जो होता है वो विंड की डायरेक्शन के लिए होता है, क्योंकि इसमें अगर विंड इधर से चल रही होती है तो जैसे ही टकराती है इससे तो इसे अपनी डायरेक्शन में उसी सीध में कर लेती है। तो विंड वैन बताता है विंड की डायरेक्शन और एनीमोमीटर बताता है विंड की स्पीड। इसके अलावा और क्या इंस्ट्रूमेंट है, एक होता है रेन गेज। रेन गेज, देखो रेन का मतलब होता है बरसात और गेज का मतलब कोई किसी को कंट्रोल करके उसे रेगुलेट करता है। तो रेन गेज जो है यूजुअली ऑटोमेटिक सिस्टम यूज करते हैं हम। उसमें क्या होता है कि जो भी पानी बरसात का पानी इकट्ठा हुआ वो इसमें होता रहता है। और यहाँ पर क्या है कि एक ड्रम लगा होता है जिसपे एक पैन लगा है। ये एक पैन है, इस ड्रम पे ये ड्रम है घूम रहा है। इसके घूमने की एक फिक्स स्पीड है कि जैसे ये 6 घंटे में एक राउंड लगा लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये मान के चलो 24 घंटे में 4 राउंड लगा लेगा। इसका पर्पज ये होता है कि पहले के जो रेन गेज होते थे वो ऑटोमेटिक नहीं होते थे, उन्हें मैनुअली करना पड़ता था, मेजर लेना पड़ता था। तो अब इन्होंने क्या किया कि ऑटोमेटिक लगा दिए। उनमें ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं हाइटोग्राफ। हाइट जो है मतलब पानी कितना मीटर, अपन बोल दिया 4 मीटर पानी बरसा आज 2 घंटे में, मतलब क्या मेजर कर रहा, हाइट ही तो है मीटर। तो इसलिए इसे बोलते हैं हाइटोग्राफ, या हाइट ना होके हाइटोग्राफ यूज किया जाता है। ये ग्राफ पेपर है तो इसे बोलते हैं हाइटोग्राफ, ठीक है। किसमें मेजर करता है, टाइम पे ये घूमता रहता है। दूसरा, इससे एक मैप बनाया जाता है, उस मैप को बोलते हैं आइसो हाइट। आइसो हाइट को बाद में डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में, पहले इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हाइटोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या होगा भाई, टाइम ही होगा, वो घूमता है टाइम के मार्जिन में। अब देख लेते हैं आइसो हाइट। देखो आइसो का मतलब सिमिलर, आइसो हाइट का मतलब होगा रेनफॉल। तो वो पॉइंट जिनकी सिमिलर रेनफॉल मिलती है उनकी अपनी जो लाइन ड्रॉ करते हैं, एक मैप प्रिपेयर करते हैं, तो हम उनकी सिमिलर रेनफॉल वाले को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैप जो है इसे बोल दिया आइसो हाइट मैप। मीन्स अ लाइन ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट बचे हैं। यहाँ पर सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा बीच में कुछ फुटर फुटर करके और भी चीजें जैसी आती जाएंगी उन्हें लिंक करते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आ जाता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। तो ह्यूमिडिटी के लिए साइक्रोमीटर होता है। ये जो साइक्रोमीटर है इसमें घोड़े का बाल भी यूज कर लेते हैं। दूसरा है इनकमिंग रेडिएशन के लिए। अब रेडिएशन के यहाँ 3-4 होंगे। ये हाँ, एक तो ह्यूमिडिटी के लिए साइक्रोमीटर है, दूसरा ह्यूमिडिटी के लिए है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो मतलब अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, मतलब वाटर को पकड़ के रखने वाला। तो ये हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है और दोनों के दोनों ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। अगर सोलर रेडिएशन की बात की जाए तो इसके लिए क्या होता है, पायरेनोमीटर। अब पायरेनोमीटर होता क्या है मैं आपको बता, कोई भी बॉडी है अगर वो गर्म है तो उससे कुछ टाइप का रेडिएशन निकलता है। ये रेडिएशन उसकी टेम्परेचर को शो करता है। अगर हम इसके रेडिएशन की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को समझ जाए कि इसकी वेवलेंथ क्या है तो हम समझ सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है। आजकल के टाइम पे जो कोरोना पे आपने देखा होगा कि वो लोग एक मशीन से टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो लंबे से ही करते हैं। तो जो कर रहे होते हैं वो एक्चुअली पायरेनोमीटर होता है। पायरेनो का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, मीटर का मतलब मेजर करना। तो क्योंकि ये एक्चुअल में वो वेवलेंथ विजुअल स्पेक्ट्रम नहीं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज कर रही होती है, उसे मेजर कर रही होती है। तो आपकी जो बॉडी जो वेवलेंथ हाई पिच की जो वेवलेंथ रिलीज कर रही होती है उसको मेजर करके समझ में आ जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को जिससे मेजर किया जाता है वो होता है लक्स मीटर। अब मैं ऐसे समझ लेता हूँ कि भाई ये है एक काला काला कलूटा है।
अगर इसे लक्स के साबुन से नहला दिया जाए तो ये थोड़ा गोरा चिट्टा निकल आएगा। मीन्स काले और गोरे के बीच में क्या फर्क है, वो है लक्स का। तो लक्स का साबुन लगाने पे गोरा निकलता है और सन तो अपना बिल्कुल चमक भक फक सफेद हो रखा है। तो लक्स मीटर मतलब सफेद मतलब सोलर रेडिएशन, क्योंकि सफेद है मतलब इससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगा, तभी तो ये ज्यादा चमक रहा है। और काला है वो तो सबके सब एब्जॉर्व कर लेता है, यही रिलीज करता है। तो लक्स मीटर मतलब सोलर रेडिएशन। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपना जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन था, पार रेडिएशन था, इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्वांटम सेंसर। ये क्वांटम सेंसर कई बार पूछा जा चुका है कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को मेजर किससे करते हैं। सॉइल टेम्परेचर के लिए हम करते हैं थर्मोकपल। ये थर्मोकपल को बाद में देखेंगे और सॉइल में पढ़ेंगे। और पीजोमीटर भी उसी में आएगा, वाटर टेबल की डेप्थ के लिए। ये दोनों दर पूछे जाते हैं, इन्हें याद कर लेना। यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया। अब अपन जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ।